महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों ही तौर पर महिलाओं का एक बहुत ही खास योगदान है समाज के लिए। जैसा हरिंदर जी पहले भी बता चुके हैं, हमारा समाज बिना महिलाओं को सशक्तिकरण किए आगे नहीं बढ़ सकता, और उस सब की आप एक जीती जाती मिसाल है। आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हमारे सामने मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा है उसको दर्शाते हैं, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी में हम आप सबको और सजग रखने के लिए और आप सबको स्वस्थ रखने के लिए कुछ कैंसर से रिलेटेड बातों के बारे में बात करें। तो कैंसर, जैसा हरिंदर जी ने सही बताया कि पहले आपको एक या दो दूर दराज कभी सुनने को मिलता था। आज हमारे अगर हम बात करें क्लिनिक, तो हमारे क्लिनिक्स भी कैंसर के रोगियों से भरे हुए हैं, और उसमें महिलाओं में होने वाले कैंसर्स का नंबर काफी ज्यादा है। कौन से ऐसे मेजर कैंसर्स हैं जो हमें फीमेल्स में देखने को मिलते हैं? सबसे कॉमन जो कैंसर देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि स्तन का कैंसर। और इंडिया आज भी सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसकी कैपिटल है वर्ल्ड वाइड। और ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया के 2020 में करते करते ब्रेस्ट कैंसर का नंबर आप देख सकते हैं कि हर 29 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो 75 में से एक, ओवेरियन 133 में से एक, और एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर ऑलमोस्ट हर 200 में से एक को मिल रहा है। ये मेनली फीमेल रिलेटेड कैंसर है, और दूसरे कैंसर्स भी हैं जिससे फीमेल्स अफेक्ट हो सकती हैं, जैसे लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, और भी बहुत से कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जहां तक बात करें, ब्रेस्ट कैंसर में आप अगर डाटा देखना चाहें तो 2018, आज से 5 साल पहले के डाटा की बात कर रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस एक साल में मिले, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। क्योंकि कैंसर में अच्छी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी कैंसर का सर्वाइवल अभी भी उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाए। इसलिए इस बीमारी से बचना उतना ही जरूरी है जितना इसका इलाज होना और सही इसका तरीके से पता लगना। अब बात आती है कि इसमें क्या गांव में और शहरी में कुछ फर्क है कैंसर का? तो जी हाँ है। एज पर डाटा कि 22 में से हर 22 में से एक महिला जो कि गांव में रह रही हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफी हाई हैं। वहीं पर 60 में से हर महिला जो ऑलमोस्ट गांव में रह रही हैं, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस काफी हाई हैं। कैंसर है क्या? जहां तक मुझे पता है, हम सब कैंसर को एक गिल्टी या एक गांठ के रूप में जानते हैं, पर कैंसर सिर्फ एक गिल्टी या गांठ नहीं है। कैंसर एक्चुअली में एक पर्टिकुलर सेल, जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, ऐसे कई से यूनिट्स मिलके जब बनते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है उसको सेल बोलते हैं। वो सेल जब एक एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि गलत तरीके से उगना शुरू कर दे और गलत तरीके से डिवाइड होकर अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर दे, एक्चुअली में तब कैंसर बनता है। और जब इसके पास कुछ और पावर्स आ जाती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की पावर, जिसमें चाहे ये ब्लड से जाए, चाहे ये लिम्फ नोड से जाए, कहीं से भी जाए, तब ये एक मैलिग्नेंट कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो कैंसर कभी भी जब हमारी बॉडी में होता है तो हमारे कोई ना कोई एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म या एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स की वजह से होता है। ऐसे 12 हॉलमार्क्स हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और उनमें से कई से ऐसे हैं जिन पे अभी तक किसी प्रकार की कोई रिसर्च आगे हो ही नहीं पाई है। आप इस डायग्राम को अगर देखें ध्यान से, तो इसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि एक नॉर्मल सेल डिवीजन क्या है, एक नॉर्मल तरीके से सेल कैसे ग्रो करता है।
और जब एबनॉर्मल हो जाता है तो वो किस तरीके से ग्रो करता है। अब रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बारे में एक्चुअली में हम यहाँ बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कैंसर के? सबसे ज्यादा कॉमन जो हम सबको पता है वो है टोबैको, यानी कि तंबाकू। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे हम बीड़ी फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे हम गुटखा फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे हम हुक्का फॉर्म में कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा हानिकारक है। उसके अलावा शराब का सेवन, फिर रेडिएशन, यानी कि अगर किसी भी फीमेल को कभी भी रेडिएशन मिली है किसी भी कारण से, कुछ बच्चों में छोटे होते हुए रेडिएशन मिलती है हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी के लिए, जिसको मेंटल रेडिएशन बोला जाता है, वो बच्चे आगे चलकर 25 साल की उम्र के बाद कैंसर के लिए प्रोन हो जाते हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे करके इन बीमारियों में प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन, यानी कि कैंसर से बचाव के लिए जो रेडिएशन का कंसेप्ट था वो धीरे धीरे कम होके अब सिर्फ दवाइयों पर निर्भर करके कैंसर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद आते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स। रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, जैसे अगर किसी को अर्ली मेनार्के यानी कि पीरियड्स किसी के जल्दी शुरू हो जाए, लेट मेनोपॉज यानी कि आप लेट आपके पीरियड्स खत्म हो, फिर उसके बाद अगर नली पैरिटी हो, नली पैरिटी मतलब कि बच्चे ना होना, फिर उसके बाद HRT थेरेपी का यूज करना, माने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करना, OCPs का यूज करना। कुछ कैंसर्स में OCP का यूजफुल है, वो बचाता है, कुछ कैंसर में वो हार्मफुल है। फिर उसके बाद अनहेल्दी डाइट, जैसे मैम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डॉक्टर मीना ने अभी आपको बताया अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट कहीं ना कहीं मोटापे को तो प्रमोट करती है, बट हमारी बॉडी में बहुत से कार्सिनोजेंस को भी प्रमोट करती है। कार्सिनोजेंस वो चीजें होती हैं जैसे कैंसर हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस, जैसा आपने शायद अभी सुना होगा, वायरसेस में आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के अंदर 99% कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर कैंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भी कई वायरसेस है जिनके बारे में आजकल बात करी जा रही है और ट्राई किया जा रहा है ये सोचने के लिए, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, इसकी वजह से लिम्फोमा होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जैसा मैम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कैंसर के होने का। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर परिवार में किसी को कैंसर चल रहा है, ऑलमोस्ट 15 से 20% कैंसर्स जो हैं उसके होने का कारण ये होता है कि हमारे परिवारों में कोई कैंसर चल रहा है। अब परिवार में कैंसर चल रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा? आप स्पेशली फीमेल्स को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हमारी मदर, मासी, बुआ, इनमें से किसी को भी अगर, दादी, नानी, किसी को भी अगर कभी कोई कैंसर हुआ है तो उसके बारे में अपने फिजिशियन से या अपने सर्जन से डिस्कस जरूर करें एंड उसको समझें कि क्या उसके होने के चांसेस आप में कहीं है तो नहीं। इसको बोला जाता है हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, HBOC, जो हमारे कुछ फीमेल्स में रन कर रहा है और इससे बहुत आराम से बचा जा सकता है। कुछ प्रयोग करके, कुछ सर्जरीज की हेल्प से हम इन कैंसर से बच सकते हैं। सो उसके लिए हम कवायद क्यों ना करें, हम एफर्ट क्यों ना डालें। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सी टाइप्स हैं, तो उन सब की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अगर आप बात करें शहरी में, जो डाटा जिस तरह पहले दिखाया, 22 में से हर 22 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। अब उसका कारण क्या है? अब और फिर उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये एडवांस स्टेजेस पे मिल रहा है, जबकि अगर आप डेवलप्ड नेशंस यानी कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वहां पे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन रेट्स बहुत अच्छे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों है? हमारे देश में ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शर्मा जाते हैं। साफ सी बात है, हम बहुत बार कोई गिल्टी होती है उसको अवॉइड करते हैं, हम परिवार में किसी से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर को दिखाने से कतराते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज से बचें, लैक ऑफ नॉलेज। फिर उसके बाद अगली बात है
कि पॉवर्टी एंड लोकल कस्टम्स, कि कई बार ऐसा होता है कि आप इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते कि कहीं बाई चांस कैंसर निकल आया तो क्या करेंगे, उस डर से भी कई लोग नहीं दिखाते। फिर उसके बाद रेफर नहीं हो पाता पेशेंट, प्रॉपर चैनल पे पेशेंट आ ही नहीं पाता, इससे पहले वो पहुंचे उसको 2 से 3 महीने निकल चुके होते हैं और 2 से 3 महीने में कैंसर एक विकराल रूप ले चुका होता है। फिर अगर हम ढंग से डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, वो भी एक कारण है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें, परिवार में बात करें, अगर आपको कोई गिल्टी है तो उसको सीरियसली लें, उसको अवॉइड ना करें। इन पर्टिकुलर अब ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा, फीमेल्स में सबसे कॉमन है एज, 60 के ऊपर फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेंसिटी है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने। हैवी ड्रिंकिंग का मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, जैसे मैंने बताया HbOC, और हाई ब्रेस्ट डेंसिटी। साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लंप का फील होना, गिल्टी का फील होना, या किसी प्रकार का डिस्चार्ज आना, निपल से रेड कलर या वाइट कलर का अगर डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। उसको अवॉइड ना करें, समझें उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी हाई हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों स्तनों के शेप में चेंज आ जाए या कलर में चेंज आ जाए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए इस बात को समझें कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसके हिसाब से कॉल लें। अगर लग रहा है कि कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हिचकिचाएं नहीं। आपको एक लाइव केस बताता हूँ। 37 साल की फीमेल, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक इसके अंदर अपना FNAC बायोप्सी के लिए जाएं, आप पहले मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाएं एंड फिर FNAC बायोप्सी करवाएं। उन्होंने FNAC बायोप्सी करवाने में डिले कर दिया एंड विद इन 3 मंथ्स उनको स्टेज 4 कैंसर मिला। सो इससे डरना नहीं है बट सजग रहना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम संभल के रहें, क्योंकि इसको अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ते हैं तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान, वहीं पे लेट स्टेजेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ट्रीट किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, और अर्ली स्टेज में पकड़ा हुआ कैंसर ख़त्म किया जा सकता है। अब स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है ब्रेस्ट कैंसर की? सबसे अच्छा तरीका है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन, अपने सर्जन से समझें कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है। इसको अगर आम हिंदी भाषा में बात करें तो हम बहुत बार कहते हैं अपने स्तनों को समझें, सो दैट आपको पता हो कि कब कहाँ पर किस प्रकार की कोई गांठ है कि नहीं। दूसरा होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि अपने डॉक्टर से सलाह लेके उनसे प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं। और तीसरा होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी 40 साल के बाद हर फीमेल को जरूर करानी चाहिए सालाना, सो दैट इससे हम ब्रेस्ट कैंसर से बचे रहें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है कि ये पीरियड्स के 5 से 7 दिन बाद करनी चाहिए। अगर आप उस दौरान करते हैं तो चांसेस है कि आपको कोई ना कोई गिल्टी वैसे ही महसूस हो और दर्द भी महसूस होगा, जिसमें वो एक्चुअली गिल्टी है नहीं। तो इसलिए 5 से 7 दिन का गैप जरूर दें। और जिनके मीनोपॉजल फीमेल्स हैं, माने जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनको हर महीने की 1 तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए कि इस तारीख को मुझे अपने एग्जामिन करना ही करना। और उसके बाद पूरा का पूरा टिश्यू अच्छे से आपने एग्जामिन करना है, लेट के, बैठ के, शीशे में देख के। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लगते हैं। एंड अगर प्रेगनेंसी भी है तो उस दौरान भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मिलते हैं, विच इज कॉल्ड प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर। ये बिल्कुल ही अलग एंटिटी है जिसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है आप एक बार स्क्रीन पे देखकर कोशिश करें इसको समझने की, सो दैट आगे कभी जरूरत पड़े तो इसको आप यूज कर सकें और अपने घर में भी अपने आसपास फीमेल्स को बता सकें। एंड कब आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवानी चाहिए? अगर आपको कोई भी सस्पिशियस लंप लगता है, माने आपको कोई भी गांठ ऐसा लगता है कि महसूस हो रही है, तो मेक श्योर कि आप अपने आसपास डॉक्टर जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसके पास आप रूटीन में जा रहे हैं, एटलीस्ट उनसे
नहीं तो किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनसे एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करें। मैमोग्राफी जैसे मैंने बताया कि हर 40 साल से ऊपर की लेडी को सालाना एक बार जरूर करानी चाहिए। मैमोग्राफी कुछ नहीं है, एक्चुअली एक लो डोज एक्सरे है। इसकी हेल्प से हमें ब्रेस्ट लम्प्स पकड़ने में बहुत आसानी है। अब अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के हिसाब से 40 साल की उम्र पे एनुअल होना चाहिए। 45 टू 54 मैमोग्राफी हर बार करनी ही चाहिए और 55 एंड ओल्डर में आप हर 2 साल तक इसको स्विच कर सकते हैं। पर 40 टू 55 की एज ग्रुप ऐसी है जिसमें आपको एटलीस्ट सालाना करनी चाहिए। और उसके अलावा किसके अंदर इसको जल्दी शुरू करना चाहिए? कोई भी ऐसी फीमेल जिसके अंदर अगर कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उस सिचुएशन में इसको ऑलमोस्ट जिस आपके रिलेटिव में हुआ, जिस एज पे हुआ, उससे एटलीस्ट 10 साल पहले आपको इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी को कोई रेडिएशन मिला है, चेस्ट रेडिएशन मिला है, तो उस सिचुएशन में आपको मैमोग्राफी जल्दी शुरू करनी चाहिए। किस एज पे? एटलीस्ट 25 ईयर्स। ब्रेस्ट बायोप्सी को लेकर इसमें रीजन में या आसपास भी शायद एक बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी करने से शायद कैंसर फैल जाएगा। सो टू बी वेरी फ्रैंक, बायोप्सी के बिना कैंसर का इलाज संभव ही नहीं है, क्योंकि जब बायोप्सी होती है तभी पता चलता है कि कैंसर है कौन से प्रकार का। तो इस मिथ से बाहर निकलें, इस मिथ्या को तोड़ें, इस भ्रम को तोड़ें। ब्रेस्ट बायोप्सी की अगर जरूरत है तो ब्रेस्ट बायोप्सी जरूर करवाएं। और आज की डेट में, आज के सिनेरियो में किसी भी ब्रेस्ट कैंसर को बिना बायोप्सी और फर्दर टेस्टिंग के बिना एक्चुअली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो उसमें चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, पर ब्रेस्ट बायोप्सी होना जरूरी है और फिर उसके हिसाब से उसका डिसीजन लेना जरूरी है। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने बताया HBOC, उसके अंदर ये नंबर्स हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट सजग रहना है कि हमें कब इसके बारे में सोचना है और कब इस चीज को हमने सीरियसली लेना है। सो BRCA1, BRCA2 ये बहुत कॉमन जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा आज की डेट में ऑलमोस्ट 10 और जीन्स हैं जिसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं हम किसी प्रकार के कैंसर को प्रोन टोन नहीं है, स्पेशली फीमेल्स में। स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डेफिनेटिव इज सर्जरी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सर्जरी कब करनी है वो इम्पोर्टेंट। क्या शुरू में सर्जरी करनी है, बीच में सर्जरी करनी है, लास्ट में सर्जरी करनी है, ये एक इम्पोर्टेंट। सो हर बार जब भी हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम मिलता है तो सर्जरी इज नो डाउट डेफिनेटिव वे, लेकिन उससे पहले हमें कीमोथेरेपी करनी है या कोई टारगेटेड थेरेपी करनी है या बाद में टारगेटेड थेरेपी करनी है, इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड लीडिंग कैंसर्स में से आता है। 2018 की ही बात करें, 5-5.5 लाख से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की फीमेल्स इस देश में मिली थी और 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस की वजह से होता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से जाना जाता है। इससे बचने का क्या इलाज है? इससे बचने का इलाज है पैप्समियर। पैप्समियर कब करवाना चाहिए? हर 21 साल से ऊपर की फीमेल को अपना पैप्समियर जरूर करवाना चाहिए। पैप्समियर का फायदा क्या है? इससे हमें एक्चुअली ये पता चलता है कि कहीं हमारे सर्विक्स में कोई किसी प्रकार का एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। अगर मान लीजिए कोई एबनॉर्मल सेल मिलता है तो उसके लिए हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस कैंसर से बचने के लिए? इस कैंसर से बचने के लिए दूसरा सबसे अच्छा इलाज है वैक्सीन। अब इंडिया में अपनी वैक्सीन बनने लग गई है। हर छोटी बच्ची को ये वैक्सीन हमें जरूर दिलवानी चाहिए एंड इसका सबसे ज्यादा असर ही तब होता है जब इसमें इसको 16 साल से कम की उम्र में दिया जाता है। सो बी वेरी केयरफुल। इस वैक्सीन को जितना हो सके यंगस्टर्स में प्रमोट करें और इसको लगवाएं। इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है।
सो बी रेडी कि हमें इस कैंसर से पूरी तरह से लड़ना है और पोलियो की तरह इस कैंसर को हमें एक्चुअली इरेडिकेट करना है। रिस्क फैक्टर्स अदर देन HPV में आता है HIV, एड्स जिस बीमारी को जाना जाता है, उसके अलावा स्मोकिंग, बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे मैंने बताया कि कुछ कैंसर्स में ये यूजफुल है, पर कुछ कैंसर्स में ये कहीं ना कहीं कैंसर को प्रमोट भी करती है। फिर हैविंग गिवन बर्थ टू मोर देन 3 और मोर चिल्ड्रन, मतलब अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसमें भी चांसेस है। सेक्सुअल पार्टनर, सेवरल सेक्सुअल पार्टनर्स। अब बात करते हैं ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर में यूजुअली कोई सिम्टम नहीं मिलता और ये इस कैंसर की सबसे बुरी बात है। पर सिम्टम जो मिलते हैं उसमें क्या क्या आता है? एक हैवी फीलिंग इन द पेल्विस, माने आपको नीचे के आपके एरिया में भारीपन महसूस होता है। पेन इन लोअर एब्डोमेन, दर्द रहता है। मेंसेस के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है। वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अनएक्सप्लेन बैक पेन हो सकता है जो कि धीरे धीरे वर्सन हो सकता है। उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा रह रहा है, खाना खाने का दिल नहीं करेगा। तो इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। ओवेरियन कैंसर के लिए भी हमें सजग रहना चाहिए। किस तरीके से हम इस बारे में सोचें कि हमें कैंसर से बचना है? सो एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप्स। एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप्स का क्या मतलब है? एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप्स का मतलब है जैसे एक मैमोग्राफी एक टेक्निक हो गई, ऐसे ही बहुत से टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स, हम भी बहुत से कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, फीमेल्स को ये चीज कहना कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें बड़ा मुश्किल है और उनको इस चीज के लिए सजग करना और भी मुश्किल है। इसीलिए हम बार बार सोसाइटी में जाकर इसके लिए प्रमोट करते हैं कि प्लीज अपनी कैंसर स्क्रीनिंग से डरे नहीं। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में मिल भी गया तो इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। वहीं कैंसर अगर लेट स्टेज में मिला तो वो जानलेवा होगा। और दूसरा, सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। सिम्टम जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो 93% तक का सर्वाइवल रेट है वर्सेस 6% इन लेट स्टेजेस, दैट इज स्टेज 2। वहीं पे अगर सर्वाइकल कैंसर अर्ली मिल जाता है तो 93% तक का सर्वाइवल रेट है वर्सेस 15%। 74% कोलॉन कैंसर में, 6% अगर लेट मिलता है। मेलेनोमा 97%, एक टाइप का स्किन कैंसर है जिसके बारे में शायद मैम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। सो 97% सर्वाइवल रेट है अगर ये आपको अर्ली मिलता है, 17% अगर ये लेट स्टेजेस में मिलता है। तो कैंसर रिस्क को रिड्यूस कैसे करें? एक अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, अपने घर को स्मोक फ्री करें। स्मोक फ्री सिर्फ इससे नहीं कि हमने बीड़ी सिगरेट ही बंद करवानी है। अगर मान लीजिए हम इवन स्मोक चिकन भी खा रहे हैं तो उसका जो स्मोक उठ रहा है वो भी नुकसानदायक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ब्रेस्ट फीड करें, उससे कैंसर रिस्क रिड्यूस होता है। अल्कोहल इनटेक को कम करें। फिजिकली एक्टिव रहें, आपको वो कहने की शायद जरूरत नहीं है। वैक्सीन्स लें, HPV वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, HBV वैक्सीन, हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट वैक्सीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक पार्ट इन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जब जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी कैंप हो रहा है, प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जाएगा। अगर बाई चांस कुछ डिटेक्ट भी हो गया वो भी हमारे भले के लिए, क्योंकि हम उससे लड़ पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। अवॉइड टू मच यूज ऑफ सन प्रोटेक्शन, दिस इज इन पर्टिकुलर फॉर मेलेनोमा। कि अगर मेलेनोमा से बचना है तो उसके लिए सन प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा यूज ना करें, एडिक्वेट अमाउंट में यूज करें, प्रॉपर SPF के साथ यूज करें, पर बहुत ज्यादा ना यूज करें। तो अब इंपॉर्टेंट मंत्रा क्या है? कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? बिल्ड योर अवेयरनेस एंड डिसमिस मिथ्स। आपको आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं। उनको सुने, समझें और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें। प्रिवेंटिव चेकअप्स को जरूर करवाएं, हेल्दी खाएं, फिट रहें और स्मोकिंग और अल्कोहल को कम से कम यूज करें। सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। थैंक यू।